नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी ने नई दिल्ली में किया रोड शो। कई हजार करोड़ के एमओयू किए साइन। राज्य को लगेंगे विकास के पंख, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे लोहाघाट। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। कहा पीएम मोदी को यहां मिलेगी अलग ऊर्जा। बिहार की जातिगत जनगणना का पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया समर्थन। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जातिगत जनगणना की वकालत भी की। कहा जानना जरूरी है कि किस वर्ग को कितना लाभ पहुंचा। हल्द्वानी में रामलीला पर शुरू हुई महाभारत। रामलीला बचाओ कमेटी ने की प्रेस वार्ता। भूमाफिया पर लगाया अवैध ट्रस्ट बनाकर जमीन खुर्द-बुर्द करने का आरोप। और उत्तरकाशी में रहस्यमय बुखार का कहर। जिला अस्पताल में रोजाना आ रहे सैकड़ों मरीज। लोगों से भीड़भाड़ से दूर रहने और मास्क पहनने की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में नई दिल्ली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के रोड शो के मौके पर उत्तराखंड सरकार और JSW नियो एनर्जी लिमिटेड के बीच 15,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया। एमओयू के तहत अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पंप स्टोरेज प्लांट, सीमेंट स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, पेयजल, कुमाऊं के मंदिरों, पुनर्द्वार और सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में सहयोग की अपेक्षा की। आपको बता दें, एमओयू के तहत JSW एनर्जी 1500 मेगावाट क्षमता के अल्मोड़ा में 2 स्व पहचान वाली पंप स्टोरेज परियोजना स्थापित करने की योजना पर कार्य करेगी, जिसके अगले 5 से 6 सालों में विकसित किया जाएगा। अल्मोड़ा के जोसकोटे गांव में साइट 1 में ये योजना निचला बांध जलाशय कोसी नदी से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित है और अल्मोड़ा के कुरचौन गांव में साइट 2 में ये ऊपरी जलाशय कोसी नदी से 16 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित है। इस योजना से एक बड़ी आबादी को पेयजल की आपूर्ति और कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। इसके साथ ही इस योजना से 1000 लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। उसको विकसित करने के लिए, उसको कहीं न कहीं विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने ये आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को होनी है वो आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमने एक वातावरण बनाने का भी निर्णय लिया है कि कहीं न कहीं एक वातावरण बने, लोगों का मन बने और जो भविष्य में देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। सियालदे अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह के पहले दिन सियालदे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सियालदे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देघाट में सल्ट विधायक महेश जीना ने स्वास्थ्य मेले का रिबन काटकर शुभारंभ किया। सियालदे में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम की थीम सबकी आकांक्षाएं सबका विकास है। आपको बता दें कि देश में 500 विकास खंड में चुनिंदा विकास खंड में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। प्रत्येक दिन अलग अलग बीमारियों का उपचार किया जाएगा, जिसमें ANC और गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करना, एनीमिया सहित कई बीमारियों की जांच कर मरीज का उपचार करना, 2 साल के बच्चों को समय समय पर आवश्यक टीकाकरण करना, टीबी मरीजों का जांच करने उपचार किया जाना आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित पिथौरागढ़ दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 11 अक्टूबर को पीएम यहां आ सकते हैं। इसके मद्देनजर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रशासन लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जोलिंग कोंग और आदि कैलाश व्यू पॉइंट आ सकते हैं। उनकी इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी तेजी से चल रही हैं।
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को धारचूला उपमंडल में व्यास घाटी के गुंजी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसके बाद वो गुंजी से लगभग 36 किलोमीटर दूर जोलिंग कोंग के शिव मंदिर में पूजा करने जाएंगे। प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को आ रहे हो, हमें पता चला है, इसलिए हमारे यहाँ पे रंग रोगन ये सब काम अभी काम चल रहा है। लेकिन ये कि पूजा पाठ हम ही कराएंगे और हम मेरे से बड़ी भी पुजारी है, वो भी हमारे साथ बैठ के सब पूजा पाठ होगी। हमारे रीति रिवाज से होगा, जैसे पंडितों द्वारा होता है प्लेन्सों में, लेकिन वो हमारे समाज से थोड़े परे है, क्योंकि हम ऐसे है, हम हिंदुत्व के हिसाब से है, लेकिन हमारे रीति रिवाज में हमारे लैंग्वेज द्वारा पूजा पाठ होती है। उनके सौभाग्य की बात है कि यहाँ आदिशक्ति जगदम्बा का आशीर्वाद मिलेगा, माता का ना आशीर्वाद मिलेगा, और हमको भी मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ के जगह की प्रोग्रेस होगा। सेना की मदद से लगभग 19,505 फीट की ऊंचाई पर मौजूद शिव मंदिर से आदि कैलाश व्यू पॉइंट तक 2 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। कहीं न कहीं हम सभी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और आज जब पिथौरागढ़ जनपद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उनके स्वागत में कहीं न कहीं युवाओं के अंदर, इस क्षेत्र के लोगों के अंदर, इस प्रदेश के लोगों के अंदर काफी उत्साह है। और हम लोग इन्हीं तैयारियों को देखने हेतु यहाँ पर जोलिंगकोंग में आए हुए हैं। और जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सड़कों का अभी निर्माण हो रहा है, और जोलिंगकोंग के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उसके बाद रंग समुदाय, जो यहाँ पर हमारा रंग समुदाय है, वो लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में उनका स्वागत करेंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और सभी विभागों को अपना अपना काम समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जहाँ तक तैयारियों का विषय है, तैयारी क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से लेकर और अन्य जो भी व्यवस्थाएं, उन सारी व्यवस्थाओं की तैयारी प्रशासन को करनी है। और प्रशासन भी युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सभी लोग प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम को, हमको एक भव्य कार्यक्रम जनपद पिथौरागढ़ में मनाना है। उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शुक्रवार को पिथौरागढ़ पहुंचे और चौदास घाट के सोसा गांव में नारायण आश्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रधानमंत्री के यहां एक रात रुकने की उम्मीद है। महेंद्र भट्ट के अनुसार प्रधानमंत्री 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ शहर के एसएस बल्दिया स्टेडियम में सार्वजनिक रैली भी कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बुधवार को लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर लोहाघाट में अद्वैत आश्रम मायावती का निरीक्षण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्थान बहुत ही रमणीक है, यहां पर स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी अगर यहां आएंगे तो निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां से एक अलग ऊर्जा मिलेगी। यह आश्रम स्वामी विवेकानंद की यादों और विचारों का केंद्र बिंदु है। कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिनको 11-12 का प्रस्तावित दौरा है, उत्तराखंड आ रहे हैं। आदि कैलाश भी जाएंगे, मायावती आश्रम में भी आएंगे, उनकी तैयारियों, और उसके बाद पिथौरागढ़ में उनकी बड़ी जनसभा होने जा रही है। सरकार की दृष्टि से मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं व्यक्तिगत रूप से हर जगह जाकर उन तैयारियों का जायजा ले रहा हूँ। आज आश्रम में आकर मैंने देखा कि क्या आश्रम की अप्रोच रोड, क्योंकि आश्रम तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसकी अप्रोच रोड कैसी है, कि आने जाने की सुविधा है कि नहीं। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चंपावत के लोहाघाट के अद्वैत आश्रम मायावती में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का बुधवार को डीएम चंपावत नवनीत पांडे के द्वारा प्रशासन की टीम के साथ निरीक्षण किया गया। डीएम ने लोहाघाट के छमनिया स्टेडियम में पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए बन रहे हेलीपैड और सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर पीडब्ल्यूडी और आरईएस के अभियंताओं को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कार्य को समय पर पूरा करने के लिए निर्देशित किया। डीएम पांडे ने बताया कि पीएम मोदी के संभावित दौरे की तैयारियां जोर शोर में चल रही हैं, जिसमें सभी विभागों की टीम जुटी हुई है। पीएम के स्वागत के लिए नगर को सजाया जा रहा है। सड़क निर्माण, झाड़ियों का कटान, एनएच में दीवारों का निर्माण, सड़क सुधारीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। इसके लिए हमें यहाँ पे
तैयारियाँ देखी हैं। शेष जो तैयारियाँ हुई हैं वो मायावती आश्रम के मध्य होंगी, सभी जगह पे इस समय काम चल रहा है। सर, प्रयास किया जा रहा है कि हम अपने सारे ही काम जो हैं वो लमसम 9 तारीख तक पूरे कर लें और उसके बाद क्योंकि यहाँ सुरक्षा जांच पर भी निकलना है। उद्देश्य यही है कि 9 तारीख तक सारे काम पूरे करें। सर, जी हमारे पास एक कुमाऊं यूनिवर्सिटी की टीम, अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी की टीम आई हुई है, जो जहाँ जहाँ हो सकता है हम लोग उसका वेरिफिकेशन का काम करेंगे। बिहार में हुई जातिगत जनगणना के बाद मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इसका समर्थन किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हरीश रावत ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी और इंडिया गठबंधन इसका पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत होते भारत में ये जानना जरूरी है कि किस जाति वर्ग को कितना लाभ पहुंचा। इसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जातिगत जनगणना की वकालत भी की है। कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने इस मांग को किया है। हमने बहुत सुविचारित तरीके से किया है। देश जब आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है तो इस बात का पता लगाना जरूरी है कि कौन कौन से वर्ग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं, जो गरीब रह गए हैं। वो तभी तो पता चलेगा जब इस तरीके से जनगणना होगी, ताकि भविष्य की नीतियां उसके अनुसार तैयार किया जा सके और उसमें उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों को और लाभ होगा, क्योंकि हम क्षेत्रीय आधार पर भी जो है आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए साल 2018 से तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन अब तक राजधानी की सड़कों का जो हाल है उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप स्मार्ट सिटी में हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को पूरा होने की डेडलाइन भी बार बार बदली जा रही है और यही कारण है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट विपक्ष के निशाने पर है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री खुद ये मान चुके हैं कि सड़कों में गड्ढे अभी भी हैं, जिसके लिए एक ऐप भी जारी किया गया था। बावजूद इसके राजधानी की सड़कें बेहाल है। उनकी गतिविधियां रही है, स्मार्ट सिटी का जिस तरह से वर्क रहा है, जो धीमे गति से चल रहा था, ऐसे कंपनियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन में आकर के उन कंपनियों का बाकायदा अनुबंध समाप्त किया और दूसरी कंपनियों को हायर किया। इसलिए अब मैं कहना चाहूँगा कि अब कार्यदायी जो संस्था है वो उत्तराखंड की ही है, चाहे वो जल संस्थान है, जल निगम है, लोक निर्माण विभाग का अधिकारी हो, कुल मिलाकर के देखिए, इस प्रदेश में हम हर साल ये देखते हैं कि शासन की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से चेतावनी जारी होती है। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि प्रदेश की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। उसके बाद जो है गड्ढा मुक्त ऐप भी लॉन्च किया गया था और उसके बाद क्या हुआ आप बताइए। राजधानी देहरादून में ही आप किसी भी गली में निकल जाए, किसी भी सड़क पे निकल जाए, चलना दुभर हो रहा था। अब जो है 450 करोड़ का बजट जारी किया है, ऐसा कहा जा रहा है। कहीं कहीं जो है गड्ढे भरे भी जा रहे हैं, लेकिन गड्ढों से पूरी तरह से निजात राजधानी को मिल पाएगा, इसमें बड़ा संदेह। और पूरे प्रदेश की हालत तो बहुत खराब। जोशीमठ के गौरंग मोहल्ला में महिलाओं से संबंधित महिला स्वास्थ्य समुदाय केंद्र पूरी तरह से खंडर और भूत बंगला में तब्दील हो चुका है। आपको बता दें कि किसी समय पर यह महिला स्वास्थ्य समुदाय केंद्र महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ करता था। जो महिला स्वास्थ्य समुदाय केंद्र सालों पहले ही स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ गया और पूरी तरह से ये महिला स्वास्थ्य समुदाय केंद्र बंद हो गया। आज यहाँ ना तो कोई डॉक्टर और ना ही कोई मरीज नजर आता है। अब इस जगह को जोशीमठ के लोग भूत बंगला के नाम से पुकारते हैं। आबकारी नीति 2023-24 के मुताबिक विभाग ने घर में बियर बार का पहला लाइसेंस जारी कर दिया है। ये लाइसेंस देहरादून के
एक व्यक्ति को दिया गया है। आपको बता दें कि धामी कैबिनेट ने मार्च 2023 में इस आबकारी पॉलिसी को मंजूर किया था। नीति के तहत घर में बियर बार की अनुमति दी गई थी। व्यक्तिगत बियर बार के लिए शर्त रखी गई थी कि व्यक्ति पिछले 5 सालों से आयकर रिटर्न दाखिल कर रहा हो और लाइसेंस के लिए हर साल 12,000 की फीस करने का प्रावधान है। इसके तहत 8 महीने के बाद पहला लाइसेंस जारी हुआ है। इस पॉलिसी के मुताबिक व्यक्ति भारतीय विदेशी निर्मित शराब 9 लीटर, ओवरसीज मदिरा 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बियर 15.6 लीटर इस बार में लाइसेंस के तहत रख सकता है। ये जानकारी जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने दी। देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा जो वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति घोषित की गई है, उसमें आपके पर्सनल कंजम्पशन के लिए घरों में भी जो बार की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इसमें नियम ये है कि जो भी व्यक्ति ये लाइसेंस लेना चाहता है उसको अपने पिछले 5 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। वो रिटर्न प्रस्तुत करने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ और हैं, उनको पूरा करने के बाद एक लाइसेंस जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी किया जाएगा, जिसमें 12,000 रुपये साल की फीस है और फिर एक निश्चित मात्रा शराब की वो अपने घर में व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख सकेंगे। जैसे कि IMFL भारत निर्मित विदेशी मदिरा 9 लीटर, इम्पोर्टेड ओवरसीज मदिरा 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बियर 15.6 लीटर, इतनी मदिरा वो व्यक्तिगत उपयोग। बस खास बात यह है कि सारी मदिरा व्यक्तिगत उपयोग के लिए, इसका कोई कॉमर्शियल उपयोग नहीं किया जा सकता और व्यक्ति पिछले 5 वर्षों से आयकर दाता होना चाहिए। हल्द्वानी में रामलीला प्रारंभ शुरू होने से पहले ही महाभारत शुरू हो गई है, जिसके चलते रामलीला बचाओ कमेटी के सह संयोजक मदन मोहन जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जिस तरह से भूमाफियाओं से मिलकर एक अवैध ट्रस्ट बनाकर रामलीला की भूमि को खुर्द करने की कोशिश की जा रही है, जबकि रामलीला समिति के चुनाव होने थे लेकिन कोई भी चुनाव नहीं कराए गए, उसके बावजूद एक अवैध रूप से ट्रस्ट को बना दिया गया। शहर में चर्चा है कि खुद भूमाफियाओं के साथ मिलकर प्रशासन के कुछ अधिकारी इसको अवैध ट्रस्ट बनाना चाह रहे हैं, जिसका रामलीला कमेटी बचाओ संघर्ष समिति ने पहले भी विरोध किया है, अभी भी किया और आगे भी करते रहेगी। हमारा तो रिसीवर नगर मजिस्ट्रेट महोदय से निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र इसका संविधान के अनुरूप चुनाव हो। हल्द्वानी के अंदर इन दिनों सड़कों का बुरा हाल है। हालांकि नगर निगम और PWD दावे करता है कि हमारे द्वारा बदहाल सड़कों को ठीक कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर जगह जगह बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला नैनीताल के युवा इकाई के जिला अध्यक्ष सौरभ भट्ट 2 अक्टूबर से हल्द्वानी शहर में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर बुद्ध पार्क के अंदर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं सौरभ भट्ट का कहना है कि आज जिस तरह से हल्द्वानी की सड़कों का बुरा हाल है, आप मीडिया बंधु जो है जनता से एक बार इसका सर्वे करिए कि क्या 40 करोड़ की सड़कें कहीं पे दिखाई दे रही हैं। जिस हिसाब से पूरा शहर उधड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उधड़ा हुआ बोलूंगा इसको, आंतरिक मार्ग आप देखिए सब उधड़े हुए हैं। ये नहीं जागे पार्वती देवी की मृत्यु के पश्चात, ये नहीं जागे 2 बच्चों के पिकअप के नीचे के आने के पश्चात, ये नहीं जागे शिक्षक जीवन पंत की गड्ढे के कारण मृत्यु होती है और रात तक फिर वो गड्ढे भर दिए जाते हैं, वो ये नहीं जागे उसके बाद। और आज मैं 48 घंटे से ऊपर हो गया है, इनकी हठदर्मिता देखिए। आज मुझे सूचना मिली है कि हमारे प्रदेश अधिकारी जी की जब बात हुई तो नगर आयुक्त द्वारा कहा गया कि साहब मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे सूचना नहीं दी गई है। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।